देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की मुलाकात के लिए मैं लाई हूँ एक बहुत ही खास राइटर सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखी गई कहानी गर्मियों की एक रात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। मुंशी बरकत अली इशा की नमाज पढ़कर चहलकदमी करते हुए अमीनाबाद पार्क तक चले आए। गर्मियों की रात, हवा बंद थी। शरबत की छोटी छोटी दुकानों के पास लोग खड़े बातें कर रहे थे। लौंडे चीख चीख कर अखबार बेच रहे थे। बेले के हार वाले हर भले मानुष के पीछे हार लेकर लपकते। चौराहे पर तांगा और इक्का वालों की लगातार पुकार जारी थी। चौक एक सवारी, चौक मियाँ चौक पहुंचा दूं? ए हुजूर, कोई तांगा वांगा चाहिए? हार बेले के, गजरे मोती के, क्या मलाई की बर्फ है। मुंशी ने एक हार खरीदा, शरबत पिया और पान खाकर पार्क के अंदर दाखिल हुए। बेंचों पर बिल्कुल जगह नहीं थी। लोग नीचे घास पर लेटे हुए थे। चंद बेसुरे गाने के शौकीन इधर उधर शोर मचा रहे थे। कुछ लोग चुप बैठे धोतियां खिसकाकर बड़े इत्मीनान से अपनी टांगें और रानें खुजाने में व्यस्त थे। इस बीच में मच्छरों पर भी झपट झपट कर हमले करते जाते। मुंशी जी क्योंकि पायजामा पहनते थे, इसलिए उन्हें इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया। अपने जी में उन्होंने कहा, इन कमबख्तों को कभी तमीज नहीं आएगी। इतने में एक बेंच पर किसी ने उन्हें पुकारा, मुंशी बरकत अली। मुंशी जी मुड़े। लाला जी आप हैं? कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं। मुंशी जी जिस दफ्तर में नौकर थे, लाला जी उसके हेड क्लर्क थे। मुंशी जी से उनकी मातहत थी। लाला जी ने जूते उतार दिए और बेंच के बीचों बीच पैर उठाकर अपना भारी भरकम जिस्म लिए बैठे। वह अपनी तोंद पर नरमी से हाथ फेरते जाते और बातें कर रहे थे। मुंशी जी लाला साहब के सामने आकर खड़े हो गए। लाला जी हंसकर बोले, कहो मुंशी बरकत अली, ये हार वार खरीदे हैं, क्या इरादे हैं? और ये कहकर जोर से कहकहा लगाकर अपने दोनों साथियों की तरफ दाद तलब करने को देखा। उन्होंने लाला जी की मंशा देखकर हंसना शुरू कर दिया। मुंशी जी ने भी फीकी हंसी हंसी। जी इरादे क्या है? हम तो आप जानिए गरीब आदमी ठहरे, गर्मी के मारे दम नहीं लिया जाता, रातों की नींद हराम हो गई। ये हार ले लिया, शायद 2 घड़ी आंख लग जाए। लाला जी ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा और हंसे। शौकीन आदमी हो मुंशी। क्यों ना हो। और ये कहकर फिर अपने साथियों से बातें करने में व्यस्त हो गए। मुंशी जी ने मौका गनीमत जानकर कहा, अच्छा लाला जी चलते हैं, आदाब अर्ज है। और ये कहकर आगे बढ़े। दिल ही दिल में कहते थे, दिन भर की घिसघिस के बाद ये लाला कमबख्त सर पड़ा। पूछता है, इरादे क्या हैं? हम कोई रईस ताल्लुकेदार हैं कि कहीं रात को बैठकर मुजरा सुने और कोठों की सैर करें? जेब में कभी चवन्नी से ज्यादा हो तो ही ना। बीवी बच्चे, 60 रुपया महीना, ऊपर की आमदनी का कुछ ठीक नहीं। आज न जाने क्या था जो 1 रुपया मिल गया। ये देहाती काम करने वाले कमबख्त रोज बरोज चालाक होते जाते हैं। घंटों की झकझक के बाद जेब से टका निकालते हैं और फिर समझते हैं कि गुलाम खरीद लिया है। सीधी बात नहीं करते। कमीने, नीच दर्जे के लोग, इनका सर फिर गया है। आफत हम बेचारे शरीफ लोगों की है। एक तरफ तो नीचे दर्जे के लोगों के मिजाज नहीं मिलते, दूसरी तरफ बड़े साहब और सरकार की सख्ती बढ़ती जाती है। अभी 2 महीने का जिक्र है। बनारस के जिले में 2 मुहर्रर बेचारे रिश्वतखोरी के जुर्म में बर्खास्त कर दिए गए। हमेशा यही होता है, गरीब बेचारा पिसता है। बड़े अफसर का बहुत हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए गए। मुंशी जी साहब, किसी ने बाजू से पुकारा। जुम्मन चपरासी की आवाज। मुंशी जी ने कहा, अरे तुम हो जुम्मन? मगर मुंशी जी चलते रहे, रुके नहीं। पार्क से मुड़कर नजीराबाद पहुंच गए। जुम्मन साथ साथ हो लिया। दुबले पतले दबा हुआ कद, मखमल की किश्ती नुमा टोपी पहने, हार हाथ में लिए, आगे आगे मुंशी जी और उनसे कदम 2 कदम पीछे साफा बांधे अंगरखा पहने लंबा चौड़ा चपरासी जुम्मन। मुंशी जी ने सोचना शुरू किया कि आखिर इस वक्त जुम्मन का मेरे साथ साथ चलने का क्या मतलब है। कहो भाई जुम्मन, क्या हाल है?
अभी पार्क में हेड क्लर्क साहब से मुलाकात हुई थी। वह भी गर्मी की शिकायत करते थे। अजी मुंशी जी, क्या अर्ज करूं, एक गर्मी सिर्फ क्या थोड़ी है जो मार डालती है। 4:30-5 मेरे दफ्तर से छुट्टी मिली, उसके बाद सीधे वहां से बड़े साहब के घर हाजिरी देनी पड़ी। अब जाकर वहां से छुटकारा हुआ तो घर जा रहा हूँ। आप जानिए कि 10 बजे सुबह से 8 बजे तक दौड़ धूप रहती है। कचहरी के बाद 3 बार दौड़ दौड़ कर बाजार जाना पड़ा। बर्फ, तरकारी, फल सब खरीद लाओ, ऊपर से डांट अलग पड़ती है। आज दामों में टका ज्यादा क्यों है, ये फल सड़े क्यों है। आज जो आम खरीद कर ले गया था वो बेगम को पसंद नहीं आए, वापसी का हुक्म हुआ। मैंने कहा, हुजूर अब रात को भला ये वापस क्या होंगे। तो जवाब मिला, हम कुछ नहीं जानते, कूड़ा थोड़ा खरीदना है। सो हुजूर ये रुपए के आम गले पड़े। आम वाले के यहाँ गया तो एक तो तू मैं करनी पड़ी। रुपए के आम 12 आने में वापस हुए, चवन्नी की चोट पड़ी। महीने का खत्म और घर में हुजूर कसम ले लीजिए जो सूखी रोटी भी खाने को हो। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं और कौन सा मुंह लेकर जोरू के सामने जाऊं। मुंशी जी घबराए। आखिर जुम्मन का मंशा इस सारी दास्तां को बयान करने का क्या था। कौन नहीं जानता कि गरीब तकलीफ उठाते हैं और भूखे मरते हैं, मगर मुंशी जी का इसमें क्या कसूर। उनकी जिंदगी खुद कौन सी बहुत आराम से कटती है। मुंशी जी का हाथ बेइरादे अपनी जेब की तरफ गया। वह रुपया जो आज उन्हें ऊपर से मिला था सही सलामत जेब में मौजूद था। ठीक कहते हो मियाँ जुम्मन, आजकल के जमाने में गरीबों की मरण है। जिसे देखो यही रोना रोता है, घर में कुछ खाने को नहीं। सच पूछो तो सारे आसार बताते हैं कि कयामत करीब है। दुनिया भर के जालिए तो चैन से मजे उड़ाते हैं और जो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें हर किस्म की मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। जुम्मन चुपचाप मुंशी जी की बात सुनता उनके पीछे पीछे चलता रहा। मुंशी जी ये सब कहते तो जाते थे मगर उनकी घबराहट भी बढ़ती जाती थी। मालूम नहीं उनकी बातों का जुम्मन पर क्या असर हो रहा था। कल जुमा की नमाज के बाद मौलाना साहब ने कयामत के आसार पर तकरीर फरमाई थी। मियाँ जुम्मन सच कहता हूँ, जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू जारी थे। भाई दरअसल ये सब हम सभी की काली करतूतों का नतीजा है। खुदा की तरफ से जो अजाब हम पर नाजिल हों वह कम है। कौन सी बुराई है जो हम में नहीं। इससे कम कसूर पर अल्लाह ने बनी इसराइल पर जो मुसीबतें नाजिल की उनका ख्याल करके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर वह तो तुम जानते ही होगे। जुम्मन बोला, हम गरीब आदमी मुंशी जी, भला ये सब इल्म की बातें क्या जाने। कयामत के बारे में तो मैंने सुना है, मगर हुजूर ये बनी इसराइल कौन है। ये सवाल सुनकर मुंशी जी को जरा सुकून हुआ। खैर गरीबी और फांके से गुजर कर बातचीत का सिलसिला अब कयामत व बनी इसराइल तक पहुंच गया था। मुंशी जी खुद बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं जानते थे, मगर इन विषयों पर घंटों बातें कर सकते थे। ए वाह मियाँ जुम्मन वाह, तुम अपने को मुसलमान कहते हो और यही नहीं जानते कि बनी इसराइल किस चिड़िया का नाम है। मियाँ सारा कलाम पाक तो बनी इसराइल के जिक्र से भरा पड़ा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम तो सुना होगा। जी, क्या फरमाया आपने, कलीमुल्लाह। अरे भाई हजरत मूसा, मूसा मूसा वही तो नहीं जिन पर बिजली गिरी थी। मुंशी जी जोर से ठट्ठा मारकर हंस पड़े। अब उन्हें बिल्कुल इत्मीनान हो गया। चलते चलते वह कैसर बाग के चौराहे तक आ पहुंचे थे। यहाँ पर तो जरूर ही इस भूखे चपरासी का साथ छूटेगा। रात को इत्मीनान से जब कोई खाना खाकर नमाज पढ़कर दम भर को दिल बहलाने के लिए चहलकदमी को निकले तो एक गरीब भूखे इंसान का साथ साथ हो जाना, जिससे पहले से परिचय भी हो, कोई खुशगवार बात तो नहीं। मगर मुंशी जी आखिर करते क्या। जुम्मन को कुत्ते की तरह दुत्कार तो सकते नहीं थे, क्योंकि एक तो कचहरी में रोज का आमना सामना, दूसरे वह नीचे दर्जे का आदमी ठहरा। क्या ठीक कोई बदतमीजी कर बैठे तो सरे बाजार बिना वजह अपनी बनी बनाई इज्जत में बट्टा लगे। बेहतर यही था कि इस चौराहे पर पहुंचकर दूसरी राह ले ली जाए और यूं इससे छुटकारा हो। खैर बनी इसराइल और मूसा का जिक्र मैं फिर कभी तुमसे तफसील से करूंगा। इस वक्त तो जरा मुझे इधर काम से जाना है। सलाम मियाँ जुम्मन। ये कहकर मुंशी जी कैसर बाग सिनेमा की तरफ मुड़े। मुंशी जी को यूं तेज कदम करते देखकर पहले तो जुम्मन एक क्षण के लिए अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह गया। उसके समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे।
उसकी पेशानी पर पसीने की कतरे चमक रहे थे। उसकी आंखें बिना किसी मकसद के इधर उधर मुड़ती। बिजली की तेज रोशनी, फव्वारा, सिनेमा के पोस्टर, होटल, दुकानें, मोटर, तांगे, इक्के और सबके ऊपर तारीक आसमान और झिलमिलाते हुए सितारे। दूसरे ही क्षण जुम्मन मंशीजी की तरफ लपका। उस वक्त वह सिनेमा के पोस्टर देख रहे थे और बहुत खुश थे कि जुम्मन से जान छूटी। जुम्मन ने करीब पहुंचकर कहा, मुंशी जी। मुंशी जी का कलेजा धक से हो गया। सारी मजहबी गुफ्तगू, सारी कयामत की बातें सब बेकार गई। मुंशी जी ने जुम्मन को कोई जवाब नहीं दिया। जुम्मन ने कहा, मुंशी जी, अगर आप इस वक्त मुझे 1 रुपया कर्ज दे सकते तो मैं हमेशा। मुंशी जी मुड़े। मियाँ जुम्मन, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त तंगी में हो, मगर तुम तो खुद जानते हो कि मेरा अपना क्या हाल है। रुपया तो रुपया, 1 पैसा तक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मेरे पास होता तो भला तुमसे छिपाना थोड़ा ही था। तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं होती, पहले ही जो कुछ होता तुम्हें दे देता। बावजूद इसके जुम्मन ने विनती शुरू की, मुंशी जी, कसम ले लीजिए, जरूर आपको तनख्वाह मिलते ही वापस कर दूंगा। सच कहता हूँ हुजूर, इस वक्त मेरी कोई मदद करने वाला नहीं। मुंशी जी झिकझिक से बहुत घबराते थे। इनकार चाहे सच्चा ही क्यों ना हो, बहुत कष्टदायक होता है। इसी वजह से वह शुरू से चाहते थे कि यहाँ तक नौबत ही ना आए। इतने में सिनेमा खत्म हुआ और तमाशाई अंदर से निकले। अरे मियाँ बरकत, भाई तुम कहाँ? किसी ने पास से पुकारा। मुंशी जी जुम्मन की तरफ से उधर मुड़े। एक साहब, मोटे ताजे, 30-35 बरस के, अंगरखा और 2 पल्ली टोपी पहने, पान खाए, सिगरेट पीते हुए मुंशी जी के सामने खड़े थे। मुंशी जी ने कहा, ओहो, तुम हो? सालों बाद मुलाकात हुई। तुमने लखनऊ तो छोड़ ही दिया, मगर भाई क्या मालूम आते भी होगे तो हम गरीबों से क्यों मिलने लगे। वे मुंशी जी के पुराने कॉलेज के साथी थे, रुपए पैसे वाले, रईस आदमी। वे बोले, खैर ये सब बातें तो छोड़ो, मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, जरा लखनऊ में तफरी के लिए। चलो इस वक्त में साथ चलो, तुम्हें वो मुजरा सुनवाऊं कि उम्र भर याद करो। मेरी मोटर मौजूद है, अब ज्यादा मत सोचो, चलो चलें। सुना है तुमने कभी नूरजहां का गाना? आ हा, क्या गाती है, क्या बताती है, क्या नाचती है। वह अदा, वह फन, उसकी कमर की लचक, उसके पाँव के घुंघरू की झनकार। मेरे मकान पर खुले सहन में तारों की छाँव में महफिल होगी। भैरवी सुनकर जलसा बर्खास्त होगा। बस अब ज्यादा मत सोचो, चले ही चलो। कल इतवार है, बीवी बेगम की जूतियों का डर है। अगर ऐसे ही औरत की गुलामी करनी थी तो शादी क्यों की। चलो भी मियाँ, मजा रहेगा। रूठी बेगम को बनाने में ही तो मजा है। पुराना दोस्त, मोटर की सवारी, नाच गाना, जन्नत, निगाह, फिरदौस गोश। मुंशी जी लपक कर मोटर में सवार हो गए। जुम्मन की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। जब मोटर चलने लगी तो उन्होंने देखा कि वह उसी तरह चुप खड़ा है। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं खत्म हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सज्जाद ज़हीर उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ एक मार्क्सवादी चिंतक भी थे। क्या आपने इनकी पहले कोई कहानी पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बारे में बातचीत करना बहुत ही रोचक रहेगा। आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।